वेलकम स्टूडेंट्स। अभी भी आपकी वही सीरीज चल रही है जो पिछले काफी दिनों से चल रही है। और लेक्चर की स्टार्टिंग में बेटा मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ और ये मेरे ख्याल से हर लेक्चर का रिपीट टेलीकास्ट रहता है। लेकिन वो बातें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि नए यूजर नए सब्सक्राइबर डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे जो जानी जय स्टडी है उस पर ऐड होते हैं। सही है। तो जो मेरे पुराने यूजर्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी 2-3 मिनट के लेक्चर को स्किप करना, सीधे टू द पॉइंट काम वाली बात पे है। जो पुराने यूजर्स, नए यूजर्स और नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए 2-3 बातें कहनी होती है। देखिए, पहली बात बेटा ये है, ये जो हमने सीरीज डिजाइन कर रखी है, ये सीरीज इसमें हमने कोशिश करी है कि 60% क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स हो और 40% क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हो। अब इसके पीछे की सोच क्या है, रीजन क्या है? इसके पीछे का बेटा रीजन आपका ये है कि देखिए, अगर आप जेई एग्जाम की बात कर लेते हैं तो जेई एग्जाम की बात करते हैं तो जेई एग्जाम में कहानी क्या है कि भाई बहुत सारे जेई के एग्जाम है। जैसे कौन कौन सा एग्जाम हो गया आपका? एसएससी जेई का एग्जाम हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो गया। उसके अलावा आपका यूपी आरएनबीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का पेपर हो गया, है ना। और भी बहुत सारे पेपर हैं जैसे सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र में आपका जेई का पेपर होता है, राजस्थान में जेई का पेपर होता है, उत्तराखंड में जेई का पेपर होता है, तेलंगाना में जेई का पेपर होता है, डिस्कॉम का जेई के बहुत सारे पेपर होते हैं अगर आप अक्रॉस द इंडिया बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए किसी एक पेपर को रेफरेंस मानते हैं। हमने एसएससी जेई के पेपर को बेटा रेफरेंस मान लिया। अब अगर एसएससी जेई के पेपर को रेफरेंस मानना हो तो आप बेटा पिछले 5 साल के पेपर की एनालिसिस करिए, ठीक है ना। अगर आप 5 साल के पेपर की एनालिसिस करते हैं तो एक कॉमन बात निकल के आएगी कि अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 60% क्वेश्चन बेटा आपका न्यूमेरिकल बेसिस होता है और 40% क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बेस होते हैं। यहीं अगर बेटा मैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम लेवल पे चला जाता हूँ तो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम लेवल पे क्या होता है, न्यूमेरिकल का वेटेज और थोड़ा डिफिकल्टी का लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो खैर, तो इसी वजह से हमने अपनी सीरीज में, मैं एक इंडिविजुअल लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज में मैंने कोशिश करी है कि 60% क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स हो, 40% क्वेश्चन बेटा आपके थ्योरेटिकल हो, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा है क्योंकि देखो, आप लोग टेंडेंसी क्या होती है ना कि आप न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी वाले पार्ट को बेटा स्किप कर जाते हो। और जबकि बेटा कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम बिना थ्योरी के नहीं निकलने वाला। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरी वाला पोर्शन है। चलिए अब एक अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट मेरा क्या है? अगला पॉइंट है बेटा डिफिकल्टी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। देखिए, अब ये बात करना क्यों जरूरी है? इस पॉइंट पे बात करना है, इस पॉइंट पे बात करना इसलिए जरूरी है कि देखिए, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं भाई, 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है बेटा आपका एसएससी जेईई के एग्जाम में, ठीक है। तो अब जब आपको 180 क्वेश्चन करने हैं 200 मिनट में, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला, 200 क्वेश्चन करने हैं 180 मिनट में, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, सही। 180 मिनट में 200 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए आपको बेटा कितना टाइम मिल रहा है? 50 से 55 सेकंड, ठीक है ना। तो 50 से 55 सेकंड मिल रहा है, तो पत्थर की लकीर तो ये बात है नहीं कि आपके 200 के 200 क्वेश्चन 50 से 55 सेकंड के हिसाब से ही डिजाइन करे गए हो। भाई कुछ क्वेश्चन का नेचर क्या हो सकता है कि 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, कुछ क्वेश्चन का नेचर ऐसा हो सकता है कि 30 सेकंड लग जाए सॉल्व करने में, कुछ क्वेश्चन का नेचर क्या हो सकता है कि 60 सेकंड लग जाए, कुछ क्वेश्चन का नेचर ऐसा हो सकता है जो 90 सेकंड लगे, कुछ क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है जो 120 सेकंड आपके लग जाए सॉल्व करने में, कुछ क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है जिसमें आपको 150 सेकंड लग जाए। यानी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 10 सेकंड से लेके 150 सेकंड तक वेरी कर रहा है। 50 से 55 सेकंड पत्थर लकीर नहीं है। अब आप लोगों की टेंडेंसी क्या है? जो क्वेश्चन 150 सेकंड मतलब क्या हुआ, 2.5 मिनट या फिर 2 से 2.5 मिनट में जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, जनरली वो कठिन क्वेश्चन होते हैं। उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा होता है, उनका कैलकुलेटिव टाइम भी ज़्यादा होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे बेटा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए प्रैक्टिस। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो 10 सेकंड वाले क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो बेटा वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़रूरी है। जितना इंपॉर्टेंट किसी भी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम को निकालने के लिए आपके बेटा टिपिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं। जो ये समझिए बात को, अगर आपको आसान क्वेश्चन की भी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आसान क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे, और जो आपके टिपिकल वाले क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं, पूरी सीरीज की बात हो रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल लेक्चर में मत चले जाना, मैं पूरी सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अपनी क्या कोशिश रखी है? हमने यहाँ पे जो कोशिश रखी है वो ये रखी है कि भाई
कठिन से कठिन क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है और आसान से आसान क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक मिसकंसेप्ट है, गेट के क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व नहीं करे हैं पिछले 2-3 साल के। क्यों? क्योंकि समझो गेट और ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें क्या नेचर होता है, एक जो क्वेश्चन डिज़ाइन करे जाते हैं वो क्वेश्चन इस हिसाब से डिज़ाइन करे जाते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 से 3.5 मिनट मिलता है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन में रखते हुए नहीं आ रहे हैं कि 3 से 3.5 मिनट में आपको सॉल्व करना है। हाँ, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है 2-3 साल पहले के जितने भी क्वेश्चन है गेट के या ईएससी के रिलेवेंट क्वेश्चन, सही, चूंकि ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही वही गेट वाला छप के आ रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है या फिर कोई वो जो क्वेश्चन है उसका कुछ कोई कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है, सही। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 60-40 का रेशियो, 60 न्यूमेरिकल 40 थ्योरेटिकल। सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आसान से आसान क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंक्लूड कर रखा है, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंक्लूड कर रखा है। तीसरा पॉइंट सब्जेक्ट, मैंने अपनी सीरीज में कोशिश करी है कि मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो। भाई सारे सब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है, सारे सब्जेक्ट से बेटा मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया तो मशीन में क्या है, बेसिक्स ऑफ मशीन्स हो गया, या फिर आपका ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया, सिंक्रोनस मशीन हो गया, स्पेशल मशीन हो गया, सब कुछ कवर करा है सारे, सही। ऐसी सेम अगर मैं आता हूँ पावर सिस्टम में, तो पावर सिस्टम में आपका एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम मतलब सिंगल लाइन डायग्राम भी आपका इंक्लूड है, ओवरहेड इंसुलेटर हो गया, कोरोना हो गया, अंडरग्राउंड केबल हो गया, सेकंड टेंशन हो गया, सही है, ये सारे टॉपिक, या फिर पर यूनिट सिस्टम हो गया, फॉल्ट एनालिसिस हो गया, स्टेबिलिटी थोड़ा सा हो गया आपका। उसके अलावा तो आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन आ गया, यानी प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या है आपकी, बैकअप प्रोटेक्शन क्या है आपकी, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि रिलेस, टाइप्स ऑफ रिलेस कितनी होती और किस रिले के क्या एडवांटेज है, कहाँ पे किस पर्टिकुलर जगह पे किस रिले का एप्लीकेशन होता है। ऐसी सेम आपके सर्किट ब्रेकर्स हो गए, सर्किट ब्रेकर की बात कर लिया तो टाइप्स, पहली बात तो सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट के ऊपर पड़ती है, आइसोलेटर हो गए, सर्किट ब्रेकर के टाइप्स कितने होते हैं, हर एक टाइप का बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके पॉसिबली बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे अपने इंक्लूड करें। और सब्जेक्ट भी आपके हो गए जैसे कि आपका मेजरमेंट हो गया, सही, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी इंक्लूड कर रखा है, सारे क्वेश्चन है उसके। उसके अलावा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल तो है ही, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया, केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, मैश एनालिसिस हो गया, नोड एनालिसिस हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, थेवेनिन हो गया, नॉर्टन्स हो गया, मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गया, ठीक है, या फिर रेजोनेंस ऑफ सर्किट, सारे क्वेश्चन इंक्लूड करें। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड करा है, कंट्रोल सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड करा है, यानी इस सीरीज में हमने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये मत सोचना कि किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, 60-40 का रेशियो मेंटेन करा है न्यूमेरिकल थ्योरी का। दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आसान से आसान क्वेश्चन में इंक्लूड है, कठिन से कठिन क्वेश्चन में इंक्लूड है। तीसरा पॉइंट लगभग सारे सब्जेक्ट हमने इंक्लूड करे, ठीक है। और ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसमें जो मेरी स्टार्टिंग होगी ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करूँगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे भी जाएंगे इन पे। उसके अलावा इन क्वेश्चन के बाद मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहानी क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का मकसद ये होगा कि कैसे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पर, उसके लिए हम अलग से सीरीज बनाएंगे प्योर सब्जेक्टिव वाली, ठीक है। लेकिन ये मेरा यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कैसे आपके 5, 6, 7, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड लास्ट बात है कि देखिए एक लेक्चर में 10 से 15 क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, सही है। अब बात को समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं बेटा आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। अब डिटेल सोल्यूशन से मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है मैं 10-15 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको 10-15 क्वेश्चन ही तैयार हो रहे हैं। अगर आप एक लेक्चर ध्यान से देखते हैं 300-350 क्वेश्चन आप 30 से 35 क्वेश्चन आपके रेडी होंगे। अब आप समझिए बात को, अगर बेटा एक लेक्चर से आपके 30 से 35 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, एक लेक्चर से 30 से 35 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं और लगातार आप ये सीरीज देखते हो तो 10 दिन में 300-350 क्वेश्चन और 1 महीने में 1000 से 1500 क्वेश्चन कंटिन्यू 6 महीने फॉलो करते हो सीरीज को, 6 से 6500 क्वेश्चन तो आपके रेडी होने ही होने हैं। अब आप खुद से इमेजिन करिए अगर आपके 6 से 6500 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, ठीक है, अगर 6 से 6500 क्वेश्चन, तो फिर आप कोई भी जेईई या एक एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आपको कितनी मदद मिलेगी, ठीक है। एक लास्ट बात की देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताइए, 101% मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा। मे बी पॉसिबल तुरंत ना मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद मिलेगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पे आपको बेटा फॉन्ट साइज की दिक्कत आ सकती है, सही। तो फॉन्ट साइज की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं क्वेश्चन को बेटा 2 बार रीड करूँगा, ऐसा नहीं एक नहीं 2 बार आपका रीड करूँगा, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ मैंने इन क्वेश्चन को, अच्छा एक बात और है, कुछ क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस नहीं लिखता हूँ या फिर कुछ क्वेश्चन में मैं कम ऑप्शंस लिखता हूँ, ठीक है। तो उसी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्योंकि इतनी जगह नहीं होती इसलिए मैं सारे ऑप्शंस नहीं लिखता हूँ। ठीक है, चलिए खैर यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया ये आपका, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये आपका बेटा तीसरा क्वेश्चन हो गया, फिर ये आपका बेटा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिर ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ये छठा क्वेश्चन है और ये आपका सातवां क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने बेटा 7 क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जगह बन जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एज द लोड ऑन इंडक्शन मोटर इंक्रीज, एज द लोड ऑन इंडक्शन मोटर इंक्रीज इट्स पावर फैक्टर। पीएफ मैंने शॉर्ट में लिखा है, बहुत सारी चीजें मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सही। तो शॉर्ट से मतलब क्या है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां किसकी बात हो रही है? अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, सही। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ा करो। तो देखिए, एज द लोड ऑन इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस, एग्जाम में ऐसा साइन नहीं बना होगा, एग्जाम में इंक्रीजेस INCREASE लिखा होगा। एज द लोड ऑन इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस इट्स पावर फैक्टर, इसके पावर फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो देखिए, ए है आपका रिमेन्स कांस्टेंट, बी है आपका गोज ऑन डिक्रीजिंग, सी है आपका गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू फुल लोड एंड देन इट्स फॉल्स अगेन। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, एज द लोड ऑन इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस इट्स पावर फैक्टर। ए है बेटा आपका रिमेन्स कांस्टेंट, बी है आपका गोज ऑन डिक्रीजिंग, सी है आपका गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू फुल लोड एंड देन इट्स फॉल्स अगेन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपसे कह रहे हैं भाई आपकी इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर पे अगर आप लोड की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो उस केस में बेटा पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, जब तक फुल लोड पे पहुंचेंगे, आप अपने लोड को इंक्रीज कर रहे हो स्लाइटली, तो जब तक फुल लोड पे पहुंचेंगे तब तक ये पावर फैक्टर आपका इंक्रीज करेगा, सही। और उसके बाद वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ कुछ शॉर्ट पॉइंट लिखाता हूँ, वो नोट्स, वो चीज़ें अपने नोट्स में प्रॉपर मेंटेन करा करो, सही है। तो देखिए, एक पॉइंट लिखिए, वैन, यहाँ पे हम स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर के इंडक्शन मोटर पे लोड को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, सही है, वैन ए लोड, वैन ए लोड ऑन squirrel cage इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस, सही। तो समझो बात को कि अगर आपके पास स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर है, वहां पे अपने आप लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, और कहां से कहां करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नो लोड से लेके फुल लोड तक की कंडीशन ले रहा हूं, इंक्रीजेस विद नो लोड टू फुल लोड। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपकी स्लिप होगी, स्लिप वो आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आपकी जो स्लिप होगी, मैं आपको पॉइंट्स में लिखा रहा हूं, इसलिए लिखा रहा हूं, इससे आप कुछ ये ध्यान रहे, सही। अब आपकी स्लिप इंक्रीज कर गई, अब जो आपकी स्लिप इंक्रीज कर रही तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर अप टू फुल लोड इंक्रीज करेगा, उसके बाद फॉल करेगा, सही है। पावर फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, पावर फैक्टर goes on increasing up to full load and it's again false, सही। पावर फैक्टर आपका इंक्रीज करता जाएगा, उसके बाद फिर से आपका ये फॉल कर जाएगा, सही है। उसके बाद अगर बेटा मैं टॉर्क की बात करते हैं, सही है, अगर टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क भी आपका इंक्रीज करता रहेगा, और कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक ये अप्लाइड टॉर्क के इक्वल नहीं हो जाएगा, सही है। टॉर्क डेवलप बाय मोटर इंक्रीजेस, टॉर्क डेवलप्ड
बाय मोटर इंक्रीजेस, सही है। और कब तक करेगा, मैंने बोला कि जो टॉर्क अप्लाइड कर रखा है जब तक उसके बराबर ना हो जाएगा, टिल इट इक्वल्स द अप्लाइड टॉर्क। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की बात करूं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट किसकी बात करूं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ स्टेटर की जो आपकी एक्साइटिंग करंट होती है वो आपका डिक्रीज करेगा, सही है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ सही है, तो ये आपका कंपोनेंट डिक्रीज करेगा। रिपीट कर दे रहा हूं, देखो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, तो अगर मैं स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में लोड की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, कहां से कहां इंक्रीज करूंगा, नो लोड से लेके फुल लोड तक, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो स्लिप होगी, स्लिप आपकी इंक्रीज करेगी। अभी बेटा अगर आपकी स्लिप इंक्रीज कर रही है तो उस केस में क्या होना है, जो पावर फैक्टर होगा वो पहले फुल लोड तक इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा, यानी फॉल्स अगेन होगा। उसके बाद टॉर्क का भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टॉर्क ही पूछ सकते हैं। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क जो मोटर के द्वारा डेवलप्ड होगा, सही है, वो आपका इंक्रीज करेगा। कब तक इंक्रीज करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा जब तक अप्लाइड टॉर्क के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इसी बारे में पूछा जाए कि भाई पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ रहा है, आपसे टॉर्क के बारे में पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा ये जो मैं पॉइंट्स आपको लिखाता हूँ, इन पॉइंट्स को लिखाने का सिर्फ एक ये मोटिव होता है कि क्वेश्चन तो मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करो। और कंसिडर का मतलब क्या है, जो आपके नोट्स हैं प्रॉपर उसमें मेंटेन करो। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट, यहां पे आउटपुट की बात हो रही है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज, मैंने शॉर्ट में लिखा है वन फेज, सही है, सिंगल फेज है, सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज 25/3 मिली सेकेंड, देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज, मैंने शॉर्ट में लिखा है FREQ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज, ए है बेटा 30 हर्ट्ज, बी है बेटा आपका 50 हर्ट्ज, सी है आपका 25 हर्ट्ज और डी है आपका 60 हर्ट्ज। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, इफ द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज 25/3 मिली सेकेंड, देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज, ए है आपका 30 हर्ट्ज, बी है आपका 50 हर्ट्ज, सी है आपका 25 हर्ट्ज और डी क्या है आपका, डी है आपका 60 हर्ट्ज। तो यहां देखिए क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, यहां बेटा टाइम पीरियड की बात हो रही है, सही है, टाइम पीरियड की आपकी बात हो रही है। और ये बात ध्यान से देखो, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर की बात नहीं हो रही है, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज 25/3 मिली सेकेंड, 25/3 मिली सेकेंड। तो उस केस में सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस केस में आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सही है। तो देखिए सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है, तो देखिए इन ए सिंगल फेज इन ए सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा आपकी 2f, सही है। जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो क्या होती है आपकी,
सही। अब यहाँ पे बेटा आपका एफ क्या होता है, अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ होता है बेटा आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी। एफ आपका क्या होता है बेटा, एफ होता है आपका सिंपली सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज, वो आपका क्या होगा फिर, टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज। टाइम पीरियड ही निकाला गया, निकालना है आपको, तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड आपका सिंपल होगा, टी क्या होगा 1/2f, तो टी बराबर हो जाएगा 1/2f। सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको के एफ फ्रिक्वेंसी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी दे क्या रखी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी दे रखी है 25/3 मिली सेकेंड। सही है, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक गड़बड़ हो गया था। दरअसल यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दे रखा है, आपको सप्लाई फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, यानी ये चीज क्या हो जाएगी 25/3 मिली सेकेंड में कर लो 1/2f। ठीक है, अब यहां से आप सिंपल अपनी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी आपकी क्या आएगी, देखिए जो आपकी यहां से फ्रिक्वेंसी आएगी वो सिंपल आपकी क्या आ जाएगी, सिंपल आपकी आ जाएगी 3/2 इंटू 25, इधर चला जाएगा 3/2 इंटू 25 10 की पावर -3। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आएगा आपका। इसलिए कह रहा हूँ सवाल जैसे मुझसे मिस्टेक हुई, मिस्टेक क्या हुई, उतना ध्यान नहीं दिया था उस चीज़ पे मैंने, तो आप लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। फॉर्मूले पता होते हैं, सारी चीज़ें पता होती हैं, उसके बावजूद भी 0.0660 ये आपको सॉल्व के क्या आएगा बेटा, ये आपको सॉल्व के आ जाएगा 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी क्या निकल के आएगी 60 हर्ट्ज। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, जो आपका बेटा डी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है, तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टाइम पीरियड आपको दे रखा था सवाल में। सही है, टाइम पीरियड आपको क्या दे रखा था 25/3 मिली सेकेंड, ये आपको टाइम पीरियड दे रखा था। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ कर रहे थे सप्लाई फ्रिक्वेंसी बता दो, और याद रखो सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है, सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर की, जब सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है तो फिर सिंपल सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपके टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल 1/2f हो गया, क्योंकि फ्रिक्वेंसी दे रखी थी 1/2f, सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर दे रखा था, तो 1/2f हो गया। टी बराबर सिंपल आपने 1/2f रखा। टाइम पीरियड की वैल्यू आपको दे रखी थी 25/3 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करा और आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये सवाल बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अब यहाँ पे जो आपको अपने नोट्स में मेंटेन करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या पूरा सवाल लिखो बैठ के अपने नोट्स में, आप सिर्फ जो मैंने आपको लिखा है सिंगल फेज रेक्टिफायर, मैंने जो आपको लिखा है सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जो मैंने आउटपुट फ्रिक्वेंसी लिखी है 2f, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए पॉइंट। और ऐसे टाइम पीरियड तो 1/f होता है, नहीं 1/2f हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में मेंटेन करना जरूरी है, अगर ये पॉइंट्स मेंटेन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर अप्रोचेस 0, ये ऑप्शन है बेटा आपका इट्स स्पीड विल अप्रोचेस 0, बी ऑप्शन है द मोटर विल टेंड टू रन एट इनफाइनाइट स्पीड। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, इफ द फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर अप्रोचेस 0, ये ऑप्शन है इट्स स्पीड विल अप्रोचेस 0, बी है आपका द मोटर विल टेंड टू रन एट इनफाइनाइट स्पीड। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, चारों ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं थी मेरे पास। सही है, जैसे आपका ऑप्शन था कि एक ऑप्शन दे रखा था मोटर विल स्टॉप, तो उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। खैर ये देख लेते हैं, यहाँ पे बेटा किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है फ्लक्स की।
फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर की बात हो रही है, और ये किस केस में आपका जीरो अप्रोच करेगा, सही है। तो किस केस में आपका ये जीरो अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली बात है द मोटर विल टेंड टू रन एट इनफाइनाइट स्पीड। सही, अब देखो इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक है, अगर मैं डीसी मोटर की बात करता हूं तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ बेटा आपका किसके प्रोपोर्शनल में होता है, डीसी मोटर में जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो आपका एन फाई, एन रोटेशन हो गया, स्पीड हो गया, और फाई फ्लक्स हो गया, उसके प्रोपोर्शनल में होता है। तो पॉइंट याद रखिए, फॉर डीसी मोटर, अगर डीसी मोटर की बात करी जाए तो जो बेटा आपका बैक ईएमएफ होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो होता है एन फाई। सही है, वो आपका एन फाई के प्रोपोर्शनल में होता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं ईएमएफ को कांस्टेंट मान लूं, सही है, अगर मैं ईएमएफ को कांस्टेंट मान लूं तो उसके इसमें क्या होगा, स्पीड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के हो जाएगी। सही है, तो फॉर कांस्टेंट ईएमएफ, फॉर ईएमएफ है ना, फॉर कांस्टेंट बैक ईएमएफ बोल लो, ईएमएफ बोल लो, फॉर कांस्टेंट ईएमएफ स्पीड इज inversely proportional to the flux। स्पीड आपकी फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। ठीक है, यानी मैं क्या बोलूंगा, मैं यानी ये बोल सकता हूं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई फ्लक्स। सही है, तो ये जो आपका फ्लक्स है, ये क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर अप्रोचेस टू जीरो, यानी इससे आपको जीरो पे अप्रोच कराना है। ठीक है, इससे किस पे अप्रोच कराना है, जीरो पे अप्रोच कराना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका कहाँ अप्रोच होना चाहिए, ये आपका इनफाइनाइट, यानी जो मैंने ऑप्शन लिखा है द मोटर विल टेंड टू रन एट इनफाइनाइट स्पीड। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, एक ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। सी ऑप्शन क्या था, मोटर विल स्टॉप। मोटर, कई बच्चे इस पर भी टिक लगा के आते हैं। सही, कई बच्चों की कहानी क्या है कि वो आपका बेटा इस पे भी आपका टिक लगा के आते हैं। ठीक है, तो आप इस पे टिक मत लगाइए, द मोटर विल टेंड टू रन एट इनफाइनाइट स्पीड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीसी मोटर की बात हो रही, तो डीसी मोटर की अगर बेटा बात करते हैं तो डीसी मोटर में आपकी कहानी क्या है कि जो बैक ईएमएफ होता है वो आपका एन फाई के प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं बोल दूं कि मेरा बैक ईएमएफ कांस्टेंट है, अगर मेरा बेटा बैक ईएमएफ कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो स्पीड होगी वो फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे फ्लक्स को क्या करना था, फ्लक्स को मुझे करना था जीरो। तो फ्लक्स मेरा किस केस में जीरो होगा, जब मेरी स्पीड इनफाइनाइट होगी। तो देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इन टाइप के क्वेश्चन पे आप कंसंट्रेट किया करो, बढ़िया क्वेश्चन थे यहाँ आपके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, which test is used in determining the magnetizing impedance, सही है, ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो मैं x की पावर r लिख देता हूं, लेकिन x की पावर r में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x की पावर r का मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती है, इस वजह से मैं ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो x की पावर r यानी ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, which test is used in determining the magnetizing impedance of transformer। ए ऑप्शन है बेटा आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बी ऑप्शन है बेटा आपका इम्पल्स टेस्ट, और सी ऑप्शन है आपका ओपन सर्किट टेस्ट। मैंने शॉर्ट में लिखा है ओसी टेस्ट, लेकिन ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट है। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं, which test is used in determining the magnetizing impedance ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ए है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बी है आपका इम्पल्स टेस्ट, और सी क्या है आपका ओसी टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट होता है बेटा, ओसी टेस्ट। सही, और थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट में अपने नोट्स में लिख भी लीजिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ट्रांसफॉर्मर आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है, तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, द ओपन सर्किट टेस्ट
इन ट्रांसफॉर्मर द ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमाइन, किस चीज को आपको डिटरमाइन करना होता है यहाँ पे, आपको जो आपके कोर लॉसेस होते हैं, सही है। एक तो कोर लॉसेस को फाइंड आउट करने करते हैं टू डिटरमाइन कोर लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। आपके जो कोर लॉस होते हैं उसे डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, और उसके अलावा जो आपके पैरामीटर ऑफ शंट ब्रांचेस होते हैं, सही है, उसे फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, सही है। पैरामीटर ऑफ शंट ब्रांचेस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सही, इन पैरामीटर ऑफ शंट ब्रांचेस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, सही है। और जब ये चीज आप पता कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो मैग्नेटाइजिंग इंपीडेंस है वो भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, सही है। तो वी कैन डिटरमाइन मैग्नेटाइजिंग इंपीडेंस, ठीक है। तो ये तो इस क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में बेटा आपसे ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं, सही है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें तो वो आपका कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, सही है। तो वो पॉइंट भी लिख लीजिए। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट in transformer to determine कॉपर लॉस। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये हम फुल लोड पे करते हैं, सही है। डिटरमाइन कॉपर लॉस, सही, ये हम फुल लोड पे करते हैं, सही है। और पैरामीटर जो आपका अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट और ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं, सही है। डिटरमाइन कॉपर लॉस एट फुल लोड एंड आल्सो पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बोला है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन आपको दे रखा है सिर्फ वही मैं करा रहा हूं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया था ओपन सर्किट टेस्ट। अच्छा, ये जो टेस्ट हैं ये मैंने बेटा बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ा रखे हैं, सही है। तो अगर आपको डिटेल में देखना है, यहाँ तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया, पूरी थ्योरी तो नहीं बता रहा मैं कि ओपन सर्किट टेस्ट आपका कैसे परफॉर्म किया जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपका कैसे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन मैंने डिटेल में दोनों टेस्ट पढ़ा रखे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, सही है। तो उस लिंक के थ्रू आपको बिल्कुल डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। और समझो, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर इज मेड फ्रॉम, इसमें ए है आपका पोर्सलिन, बी है आपका ग्लास, सी है आपका प्लास्टिक और डी है आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। पिन टाइप इंसुलेटर इज मेड फ्रॉम
ए है बेटा आपका पोर्सलिन, बी है बेटा आपका ग्लास, सी है बेटा आपका प्लास्टिक और डी है आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ठीक है, ठीक। इंसुलेटर ही मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। सही, देखो इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के आपके कई सारे टाइप हो जाते हैं। जैसे टाइप की बात कर लेते हैं, जैसे आपका पिन टाइप हो गया। सही है, एक आपका पिन टाइप इंसुलेटर हो गया। उसके अलावा आपका सस्पेंशन टाइप हो गया। सही, फिर आपका शैकले टाइप हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी टाइप होते हैं आपके इंसुलेटर के। सही है, पिन टाइप हो गया, सस्पेंशन टाइप हो गया, शैकले टाइप हो गया, ये आपके टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स हो गए। सही है, तो फिर हर इंसुलेटर में इंसुलेटर की मटेरियल कौन सी यूज़ कर रहे हैं। देखो हर एक मटेरियल के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। सही है, ये बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, पोर्सलिन के बनते थे। अब यहाँ तो ऑल ऑप्शन करेक्ट कराया मैंने, तो हम पोर्सलिन का ही यूज़ करते थे पिन टाइप में। लेकिन अब धीरे धीरे हम ग्लास और प्लास्टिक पे जा रहे हैं। सही है, क्योंकि सबके अपने अपने ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे अगर पोर्सलिन की बात कर लेते हैं तो पोर्सलिन में जो पोरोसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, पोरोसिटी की प्रॉपर्टी होती क्या है, मतलब पानी को सोखने की क्षमता। भाई बारिश होगी ना तो उसमें पानी थोड़ा बहुत, अब अगर उसमें मॉइस्चर आ रहा है मटेरियल में तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाएगी। जितना ज़्यादा मॉइस्चर आएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा ही रिड्यूस होगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा रिड्यूस होगी उतना ही ज़्यादा उस इंसुलेटर के पंचर होने की पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज होगी। ग्लास में ऐसा नहीं है। सही है, ग्लास में पोरोसिटी बहुत कम होती है, यानी मॉइस्चर बहुत कम आपका एब्जॉर्ब होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी बनी रहेगी। तो ये ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एक और पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे पोर्सलिन की बात करें तो उसमें विजिबिलिटी नहीं आती है जो इंसुलेटर होता है कि भाई कहाँ से पंचर हुआ है। ग्लास वाले में विजिबिलिटी आ जाती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन खैर अब आज की डेट में पोर्सलिन के भी यूज़ हो रहे हैं, ग्लास के भी हो रहे हैं, प्लास्टिक के हो रहे हैं, लेकिन जो मेजर यूज़ हो रहा है वो आपका ग्लास का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंसुलेटर वाला टॉपिक बेटा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। सही, इंसुलेटर में आपको देखना है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा मेरे इस लेक्चर में, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। आपको बिल्कुल डिटेल में आपको एनालिसिस मिलेगी। सही, कि कितने टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, किसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू ट्रांसमिशन लाइन, वो मैंने शॉर्ट में लिखा है टीएल, लेकिन वो ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स इज बाय यूज ऑफ, ए है आपका अर्थिंग स्क्रीन, बी है आपका ओवरहेड ग्राउंड वायर, सी है आपका लाइटनिंग अरेस्टर और डी है आपका नन ऑफ दीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, एन इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स इज बाय यूज ऑफ, ए है आपका अर्थिंग स्क्रीन, बी है आपका ओवरहेड ग्राउंड वायर, सी है आपका लाइटनिंग अरेस्टर और डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इफेक्टिव मेथड की बात हो रही है। सही है, और ये इफेक्टिव मेथड किसके लिए है, यहाँ पे इफेक्टिव मेथड है प्रोटेक्शन चाहिए ट्रांसमिशन लाइन में अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक बाय द यूज ऑफ। तो कौन सा मेथड होता है, मेथड तो सारी हैं लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव मेथड की बात हो रही है। तो जो आपका ओवरहेड ग्राउंड वायर होता है वो आपका होता है। सही है, ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली आप किसी भी ट्रांसमिशन में देखिएगा तो ट्रांसमिशन में कहानी क्या है, हमारा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है। तो और मान लेते हैं कि आपके दोनों आर्म से दोनों टावर है, दोनों आपके डबल फेस, सॉरी आपकी जो लाइन है वो आपकी डबल सर्किट लाइन है। सही है, डबल सर्किट से क्या मतलब है, ये हमारा मई टावर हो गया। ठीक है, 3 तार ये जा रहे हैं, 3 तार ये जा रहे हैं। अब बंडलिंग कर लीजिए तो एक फेज में 2 तार होगा, सेम फेज इधर भी है डबल सर्किट, तो वो अलग कहानी है, छोड़िए उसे अभी। तो होता क्या है कि उसके जस्ट ऊपर से एक ग्राउंड वायर जा रहा होता है, हमारा मई टावर हो तो ये ग्राउंड वायर जा रहा होता है। तो जब ऊपर आपकी लाइटनिंग स्ट्रोक गिरेगा, लाइटनिंग बिजली गिरेगी आपकी, तो कहीं वो आपका लाइव वायर या फिर फेज वायर को टच ना करे या फिर टावर को टच ना करे, तो सीधे वो ग्राउंड वायर में चला जाता है। और ग्राउंड वायर की कहानी क्या होती है, ओवरहेड ग्राउंड वायर की कहानी, ओवरहेड ग्राउंड वायर की कहानी ये होती है कि वो अर्थ होता है, यानी वो आपकी जो लाइट होगी, वो लाइटनिंग होगी, वो सीधे जमीन में चली जाएगी। सही है, तो 1-2 पॉइंट लिख लीजिए, ओवरहेड ग्राउंड वायर, ओवरहेड
अब अगर मैं ओवरहेड ग्राउंड वायर की बात करता हूँ तो ओवरहेड ग्राउंड वायर में क्या है कि ये आपका मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, सही है। तो मैं लिख दे रहा हूँ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ द मोस्ट सही। और किस चीज में आपका मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, ये आपको प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और किससे वो लिख रहे हैं, प्रोवाइडिंग सही। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी हो, किससे करनी होती है, अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, अगेंस्ट सही, जो आपके डायरेक्ट लाइनिंग स्ट्रोक होते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, सही है। तो आर यू द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स आर ओवरहेड ग्राउंड वायर, आर ओवरहेड सही है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट प्रोवाइड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड्स, सही, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इट प्रोवाइड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इट प्रोवाइड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ, किस टाइप की शील्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरहेड ग्राउंड वायर, सही है। सेम आपकी अर्थिंग स्क्रीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए, वो पॉइंट में लिख दे रहा हूं मैं। चलिए अर्थिंग स्क्रीन की बात करें तो अर्थिंग स्क्रीन किस लिए यूज होती है, जनरली पावर स्टेशन पे यूज होती है आपकी अर्थिंग स्क्रीन, सही है। और इसमें कई सारे कॉपर कंडक्टर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉपर कंडक्टर, कई सारे कॉपर कंडक्टर होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ इट नेटवर्क ऑफ कॉपर कंडक्टर, सही, बहुत सारे कॉपर कंडक्टर्स होते हैं, सही। और जनरली हम बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं शील्ड्स और स्क्रीन। जो अर्थिंग स्क्रीन लिखा है जनरली कॉल्ड सही, जनरली कौन इसे शील्ड बोल देते हैं फिर स्क्रीन बोल देते हैं, सही है। और ये कहाँ पे लगी होती है, माउंटेड होती है, माउंटेड ऑल ओवर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, माउंटेड एट ऑल ओवर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सही है, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहाँ पे लगे होंगे, ये बेटा जो आपके पावर स्टेशन होते हैं। पावर स्टेशन की बात करें, लाइटनिंग स्टर है, ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर है, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं पावर स्टेशन पे, तो वहाँ पे आपके लगे होते हैं, सही है। इक्विपमेंट इन पावर स्टेशन और सब स्टेशन, ठीक
ठीक है, ये यहाँ पे आपके इंस्टॉल होते हैं। उसके अलावा जिसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, शील्डिंग की अगर बात करते हैं, ये शील्ड होती है, दिस शील्ड इज प्रॉपरली कनेक्टेड टू अर्थ, ये अर्थ से आपकी कनेक्टेड होती है, सही है। और कम से कम अगर एक सब स्टेशन की बात करूँ, मिनिमम 2 या 3 पॉइंट पे तो आपकी कनेक्ट होती ही होती है। और किससे कनेक्ट होती है? थ्रू ए लो इम्पिडेंस, क्योंकि अगर इम्पिडेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगी? तो लो इम्पिडेंस पाथ के थ्रू आपकी कनेक्ट होती है। द शील्ड इज प्रॉपरली कनेक्टेड टू अर्थ, द शील्ड is properly connected to earth at least 2 points by low impedance। चलिए, ये आपका हो गया पॉइंट्स इसमें और भी, लेकिन अब और ज़्यादा थ्योरी में आपको क्या लिखा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट तो नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़े से क्या है सर कहाँ थ्योरी लिखना है। देखो बेटा, ये पॉइंट्स आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ इतना मत समझो कि मैं लिख रहा हूँ, इतनी मेहनत लग रही है, मैं चाहता तो सिर्फ आगे टिक मार के आगे बढ़ जाता। लिखने का बेटा सिर्फ एक रीज़न ये है मेरा कि ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिखो, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सही। अब जैसे इसी की बात कर ले रहा हूँ अर्थिंग स्क्रीन की, तो अर्थिंग स्क्रीन में आपका बेटा एक लिमिटेशन भी होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको, सही है। लिमिटेशन आपका क्या होता है कि ये जो आपकी ट्रैवलिंग वेव होती है, सही है, तो ये ट्रैवलिंग वेव के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, जो अर्थिंग स्क्रीन वाला मेथड है। और जो ओवरहेड ग्राउंड वायर वाला मेथड है, वो आपका ट्रैवलिंग वेव से भी आपका प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो देखो, अब इतनी जगह नहीं लिखा पॉइंट, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखने का सिर्फ एक मोटिव है, ठीक है। क्या मोटिव है? कि आप अपने नोट्स में सारे पॉइंट्स प्रॉपर लिखो, क्योंकि देखो अगर मुझे सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ना होता तो ठीक है बेटा, आप किताब से पढ़ सकते थे, बुक तो है ही मार्केट में, सही। मैं यहाँ पे लेकिन जितना डिटेल में सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ किसी बुक में भी ना मिलने वाला आपको, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ ये लॉजिक है कि कुछ आपको एडिशनल मिले,